हाय फ्रेंड्स, मनोमय स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि महाजनपद काल का हम अभी वीडियो सीरीज देख रहे हैं, तो महाजनपद काल से हम अभी तक 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले में हमने उसके भौगोलिक क्षेत्र को देखा, महाजनपदों की उदय किस प्रकार से हुई और वो उनकी जो स्थितियां हैं मैप पे समझा। इसके अलावा हमने वो देखा कि जो बाकी 16 महाजनपद हैं मगध को छोड़ करके, जो 15 महाजनपद हैं उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ पे हैं, वहाँ के शासक कौन है, प्रारंभिक शासक, प्रारंभिक राजधानियां क्या थी और उन शासकों से जुड़ी कुछ जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको समझा था। और बार बार हमने बीच में जिक्र किया था कि मगध महाजनपद का ये हमारा उत्कर्ष होता है। तो जो सबसे पहला सवाल आता है तो वो 16 महाजनपदों में आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिनसे मगध महाजनपद बाकी अन्य जो 15 उनके स्पर्धी जो महाजनपद थे उनको छोड़ करके उनसे आगे निकला। तो उनके पीछे जो प्रमुख कारण है मगध के उत्कर्ष का, तो मगध का उत्कर्ष आते ही पहला सवाल आना चाहिए कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, बाकी अन्य महाजनपदों का उत्कर्ष क्यों नहीं हो सका। तो उसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करते हैं और उसी को मैंने एक लिस्टेड किया है, तो उसको समझे अगर। तो मगध का महाजनपद का उत्कर्ष आज का हमारा जो टॉपिक है, तो सबसे पहला सवाल है कि मगध महाजनपद का उत्कर्ष क्यों, तो उसके पीछे के कारणों को समझे। तो सबसे पहला हमारा जो कारण आता है वो है आर्थिक कारण। देखा जाए तो आर्थिक रूप से जो मगध था वो अन्य महाजनपदों की तुलना में उनसे आगे निकल चुका था, अर्थात आर्थिक स्रोत के जो उनके आय के स्रोत थे, जंगलें थी, उनसे उनका आर्थिक जो स्रोत था वह मजबूत हो चुका था। तो आर्थिक कारण के अगर समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला रीजन हमको मिलता है कि गंगा घाटी का वहां पर उपस्थित होना। तो गंगा नदी घाटी के मध्य में स्थित था कौन सा मगध महाजनपद। तो जो वहां पर हम क्या देखते हैं कि दोआब क्षेत्र है। तो वहां पर देखिए गंगा नदी घाटी के मध्य में स्थित होने से कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, सबसे पहला जो रीजन है कि मगध में जो कृषि कार्य है उसको उस टाइप की उस अनुकूल दशाएं मिल जाती हैं, जिस कारण से वहां पर दोआब क्षेत्र है। कहाँ पर, तो वहां पर जो हम देख रहे हैं कि वहाँ इसके अलावा यदि देखें तो गंगा के अलावा वहां पर अन्य सहायक नदियां भी हैं, सोन है, गंडक है। तो ये जो अन्य सहायक नदियां हैं और जो हमारी गंगा घाटी है, तो वहां पर दोआब क्षेत्र प्रचुर मात्रा में है। और दोआब क्षेत्र के होने से वहां पर दोमट उपजाऊ मिट्टी है, जो कि अन्य मिट्टियों की तुलना में ज्यादा अधिक उपजाऊ है। और सिंचाई की व्यवस्था के लिए वहां पर नदी और नहरें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस कारण से देखें तो कृषि की जो अनुकूल दशाएं हैं, ये जो 3 दशाएं, दोआब क्षेत्र का होना, दोमट मिट्टी का होना और सिंचाई के लिए पानी का प्रचुर मात्रा में होना, तो इस प्रकार यहाँ पर जो धान की पैदावार है उसमें कंटिन्यूअस वृद्धि देखने को मिलती है। और धान की वृद्धि से प्रजनन क्षमता में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा और देखें तो कृषि पंचांग का विकास सबसे पहले मगध में हुआ था। और कृषि का पंचांग का विकास होता है तो वहां पर देखें तो बहुकिस्मी फसलों का जो पद्धति है, मतलब एक सीजन में अन्य तरह के जो फसल उगाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो आर्थिक क्षेत्र में मगध रूप में, मगध के साइड में। तो जो कृषि पंचांग आया तो उससे बहुकिस्मी में जो हमारी है उसकी उन्नति बढ़ती गई। इसके अलावा अन्य देखें कौन से कारण थे, तो लोहे की कृषि में प्रयोग, जब लोहे के उनका मिलने लगे औजार या जो लोहे की वस्तुएं थी या लोहे की खानें थी, तो उन लोहे के खान से देखे तो गहरी जुताई संभव हो सकी। और जब गहरी जुताई होगी खेतों की तो अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि हो गया। जब अतिरिक्त उत्पादन होना प्रारंभ होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धान की उपज के लिए पानी और अतिरिक्त जुताई रहे तो धान की उपज में वृद्धि देखने को मिलती है। अब यदि धान की उपज में वृद्धि होती है तो धान में ऐसा है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। और जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो वहां पर हम देखेंगे कि जहां जितना ज्यादा जनसंख्या है तो वो राज्य अपना सैन्य शक्ति को और धीरे धीरे मजबूत कर पा रहा है। तो धान की उपज में वृद्धि, उससे जनसंख्या में वृद्धि, और जनसंख्या में वृद्धि से हमारा जो सैन्य शक्ति है वो मगध का मजबूत होता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन होता है तो उसको जो हम देखें तो क्रय विनिमय होना शुरू हो जाता है, अर्थात जो उत्पादन है उसको बेचा भी जा रहा है, तो उससे राज्य के आय में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। और राज्य के आय में वृद्धि होने के साथ साथ देखें तो भोजन आपूर्ति में सुनिश्चितता आती है। और भोजन की आपूर्ति में सुनिश्चितता आएगी तो वहां पर विशेषज्ञों की, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, तो इस प्रकार वहां पर विशेषज्ञों के भी प्रचुरता बढ़ने लगती है। इसके अलावा यदि लोहे का कृषि में प्रयोग होगा, गहरी उत्पादन होता है, तो जो प्रशासनिक सुदृढ़ता देखने को मिलती है, अर्थात जो प्रशासन या जो सैन्य व्यवस्था है, तो सैनिकों को क्रमिक रूप से भोजन, एक क्रमवार सैनिक रखने की उपलब्धता वहां पर
हो जाती है। और इस प्रकार देखें तो व्यापार एवं जो वाणिज्य है इनका धीरे धीरे अन्य महाजनपदों की तुलना में बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा देखें गंगा नदी के मध्य में स्थित होने के कारण क्या क्या देखने को मिलता है, तो अनुकूल दशाएं जिसमें दोमट मिट्टी, दोआब क्षेत्र का होना एवं कंटिन्यूअस पैदावार का होना, धान की उपज में वृद्धि से प्रजनन क्षमता में वृद्धि और उसके कारण जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो सैनिक शक्ति है उसमें वृद्धि हो रहा है, राज्य के आय में वृद्धि हो रही है। तो ये सब जो है गंगा नदी, ये सारे कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये होगा तब अगला ऑटो में होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मुद्रा या आहत सिक्के का जो प्रचलन है ये तो हालांकि हर क्षेत्र में होता है, लेकिन यह भी जो है यहाँ पर देखें तो मुद्रा एवं जो आहत सिक्के आए हुए हैं तो इससे भी मगध को काफी आगे बढ़ने में सहायता प्रदान होती है। इसके अलावा लोहे एवं तांबे की खाना बाकी अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध में देखें तो लोहे एवं खानों के तांबे की खान जो थी वो अधिक मात्रा में थी। और उससे क्या है कि कृषि उपकरण बनाने में सहायता मिल रही है। अलग अलग प्रकार के कृषि, चूंकि वहाँ पे विशेषज्ञों की मंडली बन चुकी है और वहाँ पे कृषि के लिए अलग अलग उपकरण बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी लोहे के रूप में देखा जाए तो लोहे के तलवार, भाला, अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा यदि और पॉइंट देखें आर्थिक क्षेत्र में तो जंगल की अधिकता हम देख रहे हैं कि जो मगध का दोआब क्षेत्र है वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में घने घने जंगल हैं। और उन घने जंगलों से यदि देखा जाए तो बहुत सारी लकड़ियाँ निकल रही हैं। लकड़ियाँ जो है तो परिवहन कार्य में सहायता कर रही हैं। उसके अलावा इमारतें बन रहे हैं, भवनों का निर्माण हो रहा है। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार मौर्य वंश तक आते आते राजप्रसाद का निर्माण हो जाएगा, जो कि एक भव्य इब्न बतूता जो हमारा और एक बतना और एक सूसा के जो महल है यूनान और ईरान में, ये बाद में जब हम इंडिका और मेगास्थनी जो लिखा है उसका जो पढ़ेंगे चाणक्य का अर्थशास्त्र तो उनमें इनका वर्णन मिलेगा। तो इसको देखें तो अस्त्र शस्त्र, इसके अलावा जंगल की अधिकता से अच्छे किस्म की लकड़ियां मिल रही हैं। उनसे रथ सेना बनाया जा रहा है, अर्थात रथ की सेना तैयार की जा रही है, सेना में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा व्यापारिक क्षेत्र में देखें तो यहाँ की लकड़ियों का जो उत्पादन एक्स्ट्रा हो रहा है तो उन लकड़ियों का जो विक्रय किया जा रहा है तो अन्य महाजनपदों में किया जा रहा है जहाँ पर जंगलों की लकड़ियों की कमी है। तो इस प्रकार से आय में वृद्धि हो रही है। तो ये एक मुख्य कारण के रूप में जंगल की अधिकता है। इसके अलावा उन जंगलों में हाथी मिल रहा है जो सैन्य शक्ति में प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात लड़ने के लिए सैनिकों के साथ साथ हाथी का प्रयोग हो रहा है, जो कि सैनिकों का या सैन्य सेना में एक प्रकार से देखें तो दक्षता बढ़ रहा है उनका। तो ये जो कुछ आर्थिक कारण थे तो इनको अगर समझें तो ये जो आर्थिक कारण है इससे मगध को देखें तो मगध कुछ बाकी जो अन्य इसके प्रतिस्पर्धी हैं जो महाजनपद हैं उनसे आगे निकल रहा है। तो आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा योगदान रहा मगध के उत्कर्ष में। दूसरा यदि देखें हम भौगोलिक कारण को, कुछ भौगोलिक कारणें भी थी जो मगध को प्रभावित कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है राजधानी का सुरक्षित स्थान पर होना। प्रारंभ में हम देखेंगे कि जो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह रहता है तो यह देखेंगे कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ियों से घिरे होने से एक सैन्य सुदृढ़ता मिलती है कि दूसरे जो महाजनपद के जो दुश्मन है वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से देखें तो अपने आप में सुदृढ़ रहते हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र जो है जो देखेंगे कि आगे चल करके इसको राजधानी बनाया जाएगा तो यह देखें तो नदी दुर्ग से घिरा हुआ है, सोन नदी से, गंगा नदी से। तो इस पर भी हमला होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो यदि हमला कम होगा तो ये सैनिक शक्ति का उपयोग दूसरे महाजनपदों को उनसे युद्ध करके उनका विस्तार क्षेत्र को अपने में मिलाने में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो सैनिक शक्ति है उसका इस्तेमाल ये बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। इसके अलावा नदियाँ जो जल मार्ग हैं बाकी जो अन्य महाजनपद हैं वो देख रहे हैं कि वो याज्ञिक कर्मकांड वैदिक सभ्यता में अभी तक वो पूरी तरह लिप्त हैं और वो समुद्र में जाना पाप समझ रहे हैं, उधर नहीं। लेकिन नदीय जल मार्ग पर देखें तो यह यातायात के रूप में वहाँ पर ढूंढ चुका होता है। व्यापारिक परिवहन अर्थात व्यापार के लिए परिवहन का भी उपयोग कर रहा है समुद्रों को। इसके अलावा जो सैन्य संचालक हैं, जो सैनिक का संचालन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का, वो भी समुद्र के माध्यम से देखा जाए तो जो उड़ीसा वाला जो लास्ट में हमने अंग वाला प्रदेश पढ़ा था जो लगभग बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर पे है तो वहाँ पर देखें तो सैन्य संचालक वहाँ से भी हो रहा है। तो इस प्रकार नदीय जलमार्ग और राजधानी सुरक्षित स्थान पर होने के कारण इनका भौगोलिक स्थिति भी अच्छे रूप में देखने को मिलता है और ये कारण
एक और मिल जाता है जो मगध के उत्कर्ष में योगदान देता है। इसके अलावा यदि सांस्कृतिक कारणों को समझें, सांस्कृतिक कारण के रूप में देखें, तो जो अन्य हमारे महाजनपद हैं, जो हमने देखा था, कंबोज है, गांधार है, सूरसेन है, उसके अलावा जो हमारा कुरु है, तो अब वो सब जो क्षेत्र हैं ऋग वैदिक जो क्षेत्र रहता है उधर ही वो ज़्यादा मिलते हैं। और उधर आर्यीकरण देखें तो प्रारंभ में ही हो चुका है। मगध देखें तो लास्ट अंत सिरा हमने देखा था उत्तर वैदिक काल का, कि जो गंडक नदी तक रहता है, या जिसको सदा नीरा नदी उस समय बोलते हैं, तो वहां तक रहता है। और मगध जो है यह देखें तो पटना वाले क्षेत्र में है, बिहार के। तो वहां पर देखें तो वहां पर आर्यीकरण देर से हो रहा है। और आर्यीकरण देर से होने का कारण क्या है कि उसका उनके जो ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक विस्तार था उनसे बाहर की तरफ होना। तो आर्यीकरण देर से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यज्ञ नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर बाकी महाजनपदों में यज्ञ में लिप्त हैं, स्तुतियाँ हो रही हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, और मगध महाजनपद इन सब से दूर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत से बचा हुआ है। यह समानता का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उन्मुक्त होकर के खुले विचारों के साथ जी रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें धार्मिक क्लेश नहीं है। बाकी जगहों पे देखें तो राजा यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, अर्थात वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, वैदिक कर्मकांड से जुड़े हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक क्लेश के अलावा ऋण देना और समुद्र पार करना को ये शुभ मानते थे। अर्थात जब हमने वेक नोट को पढ़ा था कि जो ऋग वैदिक काल में जो ऋण देते थे उनको वेक नोट कहते थे, तो वो चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि ऋण देना यहाँ पर, तो अर्थात जो गरीब हैं वो ऋण लेकर के व्यापार कर रहे हैं और धीरे धीरे करके सारे बराबर की श्रेणी में आ रहे हैं। अर्थात वहाँ पर व्यापारियों की जो श्रेष्ठिनों की संख्या है वो बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर वेश्यावृत्ति का नगण्य है, बहुविवाद कम देखने को मिल रहा है। और ये सब कारण क्या है कि यहाँ पर आर्यीकरण देर से हुआ था, अर्थात जो आर्यों का सभ्यता था उसको पहुंचने में यहाँ देर हो चुकी थी, और तब तक मगध विकास की सीमा को पार कर चुका था, या लगभग वहां पर पहुंचने वाला था। तो ये जो हमारा आर्थिक कारण या भौगोलिक कारण या सांस्कृतिक कारण है, ये तो है ही। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण रहता है वो है राजनैतिक कारण। और राजनैतिक कारण की यदि बात करें तो राजनैतिक कारण में सबसे जो हमारा पहला पॉइंट आएगा वह है योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक की निरंतरता। अर्थात यदि देखा जाए तो जो भी यहाँ पर शासक आ रहे हैं, सबसे पहले हम बृहदंत वंश को पढ़ेंगे। हालांकि इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पुराणों और महाभारतों में एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि बृहदत्त वंश की स्थापना राजा बृहदत्त ने की थी। तो यदि बृहदत्त वंश को देखें तो पौराणिक वंश के रूप में। उसके अलावा जब हर्यक वंश को हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये एक क्रम को भी आप समझ सकते हैं, कभी कभी मिलाने को देगा। बाकी जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो इन्हीं वंशों को पढ़ेंगे। तो अभी यदि शॉर्ट में देखें तो जो हर्यक वंश आएगा तो इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसके अलावा अनिरुद्ध और मुंडक को थोड़ा सा पढ़ना है। और जो अंतिम शासक नागदशक या नागदर्शक के रूप में आएगा, इसको देखेंगे कि मार करके जो महानंदिन है, यह हमारा जो शिशुनाग वंश का शिशुनाग है, इसको मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। तो ये हर्यक वंश जो है इसमें क्रम से पिता की मृत्यु की जाती है, अर्थात 2-3 क्रम मिल जाते हैं, तो इस कारण से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो निरंतरता है योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों का, तो यह एक अलग प्रकार से इसको आगे बढ़ने में सहायक करता है। अर्थात यहाँ के अगर राजा सही हैं तो वहाँ की प्रजा इन पर भरोसा करती है, और भरोसा के कारण इनकी सैन्य शक्ति, सर्वोच्चता पर विश्वास करते हैं। अर्थात इन पर को विश्वास है कि हमारी सेना जाएगी तो युद्ध जीतेगी। इसके अलावा देखें तो शिशुनाग वंश को देखें तो उसमें शिशुनाग, कालाशोक जिसको काकवर्ण कहेंगे, तो शिशुनाग भी एक बहुत बड़ा प्रतापी और योग्य शासक था। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद हमारा नंद वंश आ गया, जिसमें महापद्मनंद, महानंदिन, महापद्मनंद और धनानंद के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे सवाल भी आएंगे। इसके बाद बीच में देखेंगे कि मौर्य वंश के शासन के साथ साथ यहाँ पर कुछ आक्रमण भी होते हैं, और किस प्रकार से जो मौर्य हैं उन आक्रमणों का दृढ़ मुकाबला करते हैं। इसके अलावा कुछ मौर्य वंश पर विदेशी साम्राज्य के शासक भी राज्य करेंगे, तो उनको भी देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि मौर्य वंश को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इसमें भी मेन देखें तो अशोक के बारे में किस प्रकार से अशोक ने धर्म को स्वीकार किया उसको देखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जो मगध है उसको राज्य से साम्राज्य की संज्ञा प्रदान किया, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पर जो ये योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक की निरंतरता है, यह इसको एक तरह से देखा जाए तो आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप योगदान, ये जो योग्य शासक देख रहे हैं,
तो यहाँ पर ये जो योग्य शासक हैं ये विभिन्न प्रकार के कूटनीतियाँ अपनाते हैं। वो विभिन्न प्रकार की कूटनीतियाँ कौन सी हैं, तो जब राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे तो इनको डीप से देखेंगे कि किस प्रकार ये फूट कैसे डालते हैं। ये जो वज्जी संघ हमने पढ़ा था, जो वज्जी महाजनपद था, तो वहाँ पर देखिए कि उन 8 संघों में फूट डाल करके वहाँ पर आधिपत्य क्षेत्र बना लिया जाता है। वैवाहिक नीति में देखिएगा तो ये बिंबिसार जो है उससे हम कौशल में पढ़े थे कि महाकौशला से शादी कर लेता है। तो वैवाहिक नीति के तहत भी बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंदर किया जाता है। मित्र नीति में कहीं पर दूध भेजकर, कहीं पर दूत भेजकर, कहीं पत्र भेज करके मित्र बना लिया जाता है, ताकि किसी अन्य राज्य पर अटैक करे तो वो मित्र रहेगा तो कुछ बोले ना। अर्थात जब बिंबिसार है या अजातशत्रु है तो यह कहीं पर बिंबिसार या अजातशत्रु होकर के अटैक नहीं कर रहा है, यह कहीं का दामाद बन जा रहा है, कहीं का मित्र बन जा रहा है, ताकि जब कहीं अन्य प्रदेश पर अटैक करे तो ये कोई बोले नहीं, लगे कि मेरा मित्र अटैक कर रहा है या मेरा सगा संबंधी अटैक कर रहा है। तो किस प्रकार से विवाह नीति या मित्र नीति को वो लोग आजमाते हैं। आक्रामक नीति के तहत हमने देखा था कि अंग पर सबसे पहला विजय प्राप्त करते हैं। तो ये जो कूटनीति है विभिन्न प्रकार की, ये यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस नीति से भी जो है मगध का उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या तात्पर्य है, तो बाकी जो अन्य महाजनपद हैं उन पर अपना आधिपत्य जमा करके वहाँ पर खुद की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली से वहाँ की राज्य को संचालन करना ही हमारा उत्कर्ष देखेंगे इसमें मगध की। इसके अलावा यहाँ पर जो कूटनीति हो रही है तो वहाँ पर कूटनीति करने के लिए राजा के सहयोगी के रूप में कूटनीतिज्ञ रह रहे हैं। यहाँ पर देखेगा तो सुनिधि और दीर्घचारण जो बिंबिसार के दरबार में है, किस प्रकार से बिंबिसार को हर क्षेत्र में मदद करते हैं कूटनीति का प्रयोग करने में। यहाँ फूट डालने में देखिएगा कि सुनिधि का कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा एक जो वत्सकार है इनके बारे में भी पढ़ना है। ये अजातशत्रु के समय में रहते हैं, और वत्सकार को देखिएगा कि किस प्रकार से ये जब हमारा कौशल प्रदेश को जीतना रहेगा या उसके जो बगल के सूरसेन हैं, कुरु हैं, उनमें किस प्रकार से अजातशत्रु का जो कूटनीतिक है वत्सकार, ये भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा यहाँ के जो जनता है मगध की, आम जो लोग हैं, वो अपनी सैन्य शक्ति पर जो सर्वोच्चता है उन पर विश्वास है कि हमारा राज्य युद्ध लड़ेगा तो उस युद्ध में विजयी हम ही होंगे, क्योंकि हमारे पास सैन्य शक्ति की जो है अधिकता है, रथ सेना है, हाथी सेना है। तो इन सब कारणों से देखें तो यही कारण है कि मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता है, और बाकी जो अन्य महाजनपद हैं वो इनकी तुलना में पिछड़े रहते हैं, और धीरे धीरे करके उन पर मगध का आधिपत्य हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि मगध का उत्कर्ष ही क्यों हुआ, बाकी अन्य महाजनपदों का उत्कर्ष क्यों नहीं हुआ। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा तो इसमें हमने अभी मगध का उत्कर्ष देखा। इसके अलावा जब हम महाजनपद काल पर रहे थे तो इसी में पढ़ा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो जो द्वितीय नगरीकरण है तो इसके बाद हम द्वितीय नगरीकरण को समझेंगे। उससे पहले हम इस वंश को पढ़ लेंगे, इस वंश के बाद द्वितीय नगरीकरण को देखेंगे, और उसके बाद मौर्य वंश पढ़ने से पहले जो 2 आक्रमण होते हैं यूनानी एवं ईरानी, उन दोनों आक्रमणों को पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश को समझने में हमारी और ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है। तो उनमें जितने राजाएं आ रहे हैं, ये हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है, किस प्रकार से रोटी और खीर वाली कहानी है, इनको कौन कौन क्या बोलेंगे कि ये मौर्य हैं कि वैश्य हैं कि कोई शूद्र है। इसके अलावा बिंदुसार आते हैं, अशोक के भाई जो हैं सुसीम, उनका क्या रोल रहता है। तो ये सारे जब हम पढ़ेंगे तो इनमें बीच में अभी जो हमारा अगला आएगा तो इनमें हम बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण, फिर ईरानी, और जो हमारा फारसी आक्रमण है या जो हखमनी वंश के हैं उन आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर मौर्य वंश को समझने के लिए देखेंगे कि किस प्रकार से चाणक्य का अर्थशास्त्र आता है, और जो हमारा मेगास्थनीज का इंडिका है। तो वो 2 चीज़ों से ही हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहले उन दोनों को भी समझने का प्रयास करेंगे और फिर मौर्य काल को कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बृहदत्त से लेकर के नंद वंश तक। धन्यवाद।